नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोवा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एआई 2026 के लैंडस्केप के बारे में और भारत का जो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ है उसके ऊपर। तो अब एआई के आ जाने से सबके मन में जो इम्पोर्टेंट सवाल उठता है वो ये है कि क्या आपका नौकरी खतरे में है या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, जहां हम सीखेंगे कि कैसे आप इस नए जमाने में खुद को सर्वाइव ही नहीं बल्कि एक तरह से सक्सेसफुली नेविगेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल ज्ञानोवा को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत में जो हो रही है वो कहाँ हुआ है। दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली के भारत मंडपम जो है उसमें हुआ। कब से कब तक? 16 से लेकर के 20 फरवरी तक ये हुआ है और कल जाके इसका समापन हो चुकी है। तो अब है कि यहाँ पे बहुत सारे जो ये समिट हुई है, यहाँ पे विश्व के 100 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए हैं। 100 से ज्यादा देश शामिल हुए, 20 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्लस सीईओ मिल करके शामिल हुए हैं। आप लोग इमेजेज में देख सकते हैं। अब इसमें है कि इसमें बहुत सारे कंपनी शामिल हुए, जैसे कि इसमें गूगल हो गया, गूगल, एनवीडिया, उसके बाद क्या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और तरह से ओपन एआई हो गया। इस तरह से बड़े बड़े जो एआई कंपनी थे वो लोग शामिल हुए इसमें। ये समिट इसलिए नहीं हो रहा था ताकि एआई को एआई को लेकर के ये समिट इसलिए हो रहा था कि एआई को लेकर के कुछ नियम बनाया जा सके, कुछ नैतिकता जो है वो क्या हो सकता है लोगों का। दूसरा ये था कि लोगों को किस तरह से मदद कर सकता है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो, विकास कैसे हो ज्यादा से ज्यादा, एग्रीकल्चर में कैसे एआई मदद कर सकता है। तो एआई इम्पैक्ट समिट एक तरह से देखा जाए तो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है। और एआई इम्पैक्ट समिट जो उसका एक तरह से देखा जाए एक टैगलाइन था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टैगलाइन क्या चीज था? ये था सर्व हिते सर्व सुख है, मतलब वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, मतलब सबका सत्कार हो और सबको खुशी मिले। इस तरह से उसका लोगो अगर हिंदी में इसका अर्थ समझे तो। अब बात आती है कि जो भारत का एआई जो है, भारत का जो एआई समिट हुआ है इसमें कहीं भारत का भी कोई इंडिजिनियस एआई कंपनी था जिसको एक तरह से रिकॉग्निशन मिला हो? तो वो था कौन था? सर्वम एआई, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वम एआई। ये भारत का इंडिजिनियस एआई कंपनी बना है जिसको एज ए रिकॉग्निशन मिला है। और ये एक तरह से गवर्नमेंट इसको 98 करोड़ के आसपास फंड की है। इसलिए फंड की क्योंकि ये भारत गवर्नमेंट सरकार के साथ एक टाइप किया हुआ है, जो कि UIDAI के साथ टाइप किया है, जो एक तरह से आधार को एआई से जोड़ेगा। अब आधार को एआई से जोड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आधार को अब हम लोग वॉइस के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। एज ए प्रॉम्प्ट डालेंगे या फिर वॉइस से बोलेंगे, वो अपडेट कर देगा। अब इसमें वॉइस डालेंगे तो हो सकता है कि भारत में तो बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं एक साथ, तो इसमें अभी बेसिकली शुरुआत में बोला गया कि 10 लैंग्वेज को ही ऐड करेंगे। 10 लैंग्वेज के साथ इसको चालू किया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे इसमें बाकी लैंग्वेज को भी ऐड किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि इसको जो फॉरेन क्लाउड है, जो फॉरेन में जाकर के डाटा वगैरह सेव किया जाता है, उससे इसको दूर रखा जाएगा। ये इंडिया में इसका सारा कुछ अथी किया जाएगा, इम्पैक्ट किया जाएगा। और जो है अब जो है बहुत सारे देश के सीईओ जो आए हैं, तो अब इसमें है कि सीईओ आए हैं तो कुछ तो बड़ा होने वाला होगा, क्योंकि जो सीईओ आए हैं वो सिर्फ इवेंट देखने तो आते नहीं। इतने बड़े बड़े सीईओ जो आ रहे हैं आपकी कंट्री में, तो सिर्फ इवेंट देखने आते नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो चलिए आपको बताता हूं मैं, या फिर प्रिडिक्ट करता हूं कि क्या बड़ा हो सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो डाटा सेंटर चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इंपोर्टेंट क्या चीज होता है? वो इलेक्ट्रिसिटी होता है। चीप इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इफेक्टिव कूलिंग हो गया, सस्ते जो लेबर होता है वो चाहिए, जहां पानी का एक्सेसिबल इजिली हो सके, स्किल मैन पावर चाहिए। तो इन दोनों क्या है, डाटा सेंटर की डिमांड बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है। और यूएस के पास इस तरह के अब कैपेसिटी बचा नहीं है। मतलब कैपेसिटी है लेकिन उस तरह का उसके पास मतलब ये वहां के लोगों के डिमांड इस तरफ से उठ रहे हैं कि उसके पास कैपेसिटी है नहीं कि उसको बना सके या फिर और ज्यादा इसका ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके। तो अब फिर आती है बात की पॉलिटिकल लीडर को चाइना पे भरोसा हो नहीं रहा है। ट्रम्प जो वो ऑलरेडी चाइना से चिरे हुए रहते हैं। तो अब है कि बाकी कंट्री में बाकी कंट्री अगर देखें भारत की तुलना में, तो भारत के पास बहुत ज्यादा सस्ता लेबर उपलब्ध हो जाता है। भारत का ज्योग्राफी देखें तो भारत
तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। जब भारत का देखा तो भारत इधर से और इधर से, यहाँ बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, और इधर इंडियन ओशियन, तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो एक तरह से भारत के लिए एक तरह से बेनिफिट है ये। तो और भारत के पास दुनिया का सबसे सस्ता यंग स्किल मैन पावर भी है, और भारत के पास एक तरह से एडवांटेज ये भी है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री बन चुका है जो डेमोक्रेसी को फॉलो करते आ रहा है बहुत लंबे समय से। और इसीलिए एआई जो बिलियनियर्स या सीईओ जो है वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में शिफ्ट करना चाहता है। और गूगल ने, और इसी को देखते हुए गूगल ने अडानी के साथ एक तरह से पार्टनरशिप कर भी लिया है कि भारत में एक तरह से लार्जेस्ट एआई डाटा सेंटर कहां, वाइजैग में बनाया जाएगा। किसके द्वारा, क्या है, गूगल, अडानी प्लस एयरटेल, ये तीनों के द्वारा एक साथ पार्टनरशिप किया गया। और इसमें एक तरह से मुकेश अंबानी जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे इसको शामिल किया गया है। और बजट 2026 में जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमन है, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि जो फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में अगर आके इन्वेस्ट करेगा, चाहे फिर क्लाउड सर्विस हुआ, फिर एआई डाटा हुआ, उसमें अगर इन्वेस्ट करता है तो उनको क्या मिलेगा, उनको टैक्स में छूट मिलेगा। तो एक तरह देखा जाए तो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट साबित हो सकता है। और जिस तरह से बजट में इस बार अनाउंस किया गया कि टैक्स में छूट दिया जाएगा, तो इस तरह से बहुत सारे कंपनी का आकर्षक करने का एक तरह से ये फॉर्मूला हो सकता है भारत के लिए। अब देखिए दुनिया अब तो एक तरह से बदल चुका ही है, हम उस फेज से बहुत ही बाहर आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, जहां एआई सिर्फ एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही नहीं बल्कि एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। मतलब इससे समझिए जैसे आपको बिजली का जरूरत हो, इंटरनेट का जरूरत होता है, वैसे ही एआई को अब हर चीज की जरूरत होने लगी है। मतलब फ्यूचर, आने वाले समय में फ्यूचर में एआई बेस ही सब कुछ होने वाला है। तो अब है कि 2023 में हमारा मतलब ये हमारे एक्सपीरियंस ये था कि एआई एक तरह से चैट बॉक्स की तरह काम करता था, मतलब पैसिव था। मतलब आप देख सकते प्रॉम्प्ट दिए वो एक तरह से काम करता था। जैसे आप किसी को मैसेज भेजते हैं, उधर से रिप्लाई आ गया। लेकिन अब 2026 में क्या है, एक तरह से एजेंट के रूप में काम कर रहा है, टीममेट के रूप में काम कर रहा है, आपके साथ मिलकर काम कर रहा है। जैसे आप किसी को इसको प्रॉम्प्ट दिए कि हमें एक बिजनेस ओपन करना है, उसमें ये चीज है मेरे पास, इसको किस तरफ से चलाया जा सकता है, तो अब वो बहुत सारे आइडिया दे देंगे। एक आइडिया, 2 3 4 5 6 सॉल्यूशन वो देख देंगे एक साथ। अब उसमें सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है एक ऑप्शन के तौर पे, हाँ हमको ये सेलेक्ट करना, वो फिर ऑटोमेटिक बना के दे देगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत बदलाव आ चुका है और इसको समझना बहुत जरूरी हो चुका है आज के जनरेशन में। तो एआई कितना प्रभाव हो सकता है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज हम टाइप्स ऑफ एआई के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो ये जॉन एमसी कैथे है, ये कौन है, इसको फादर ऑफ एआई कंसीडर किया जाता है। और हम लोग अब टाइप्स ऑफ एआई के बारे में बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ एआई बेसिकली तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली ये इंटेलिजेंस के लेवल पे 3 तरह के एआई को मतलब टाइप्स किया जाता है, अलग किया प्रकार का होता है। तो उसमें हम लोग बात करेंगे, पहला जो होता है वो नैरो एआई, मतलब एएनआई, एक तरह से स्पेसिफिक टास्क देता है। मतलब समझिए कि जैसे आपने मोबाइल आईफोन हो गया, उसमें सीडी होता है, या फिर मेल में मेल में स्पैम फोल्डर होता है, और एलेक्सा हो गया। तो ये सब क्या होता है, जैसे आप इसको प्रॉम्प्ट दिए कि हाँ हेलो सिरी कॉल दिस पर्सन, तो वो क्या करता है, वो कॉन्टैक्ट में जाता है, उस पर्सन को सर्च करता है, उसको कॉल लगा देता है। सिंपल सा इसका काम है। स्पैम फोल्डर में क्या होता है, बहुत सारे चैट बॉक्स को क्या करते हैं, उसको एक तरह से स्पैम फोल्डर में शॉर्ट करके रख देता है। तो अब क्या होता है, बल्कि वो डायरी नहीं बनाता, एक तरह शॉर्ट करके रख देता है। तो अब इसी प्रकार से इसमें नैरो एआई जो होता है, जिसको हम शॉर्ट में एएनआई बोलते हैं, ये भी क्या करता है, नॉर्मली आपको एक तरह से आपने इससे सवाल पूछा, वो नॉर्मली जवाब दे देता है। लेकिन दूसरा टाइप का जो है तो जेन एआई और एजीआई जो होता है, एजीआई एक तरह से थिंकिंग होता है, थिंक करता है, सोचता है, सीखता है, और उसको फिर एक तरह से ह्यूमन के तौर पे उसको डेवलप करके देता है। मतलब समझिए ये एक तरह से बहुत अच्छे से काम करके आपको ये दे देता है। तो अब बात आती है कि ये एक तरह से बहुत पावरफुल कंटेंट क्रिएट कर सकता है, टेक्स्ट कर सकता है, कोड बना सकता है, इमेज क्रिएट कर सकता है, जिसको जिस टाइप से आप इसको ट्रेन करेंगे उस टाइप से ये कर सकता है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, चैट जीपीटी हो सकता है, चैट जीपीटी, गिट हब, को पायलट करके जो होता है, ये सब एक तरह से जेन एआई का एग्जांपल हो चुका है। और जो एजीआई है, थ्योरेटिकल बट एक तरह से रिसर्चर इन रोबोटिक हैपनिंग, मतलब ये थ्योरेटिकल है एजीआई, और लेकिन जेन एआई जो एक तरह से प्रैक्टिकल प्लस माइंड डेवलप है, एक तरह से ह्यूमन के तौर पे सोच सकता है ये है। और तीसरा जो है वो सुपर एआई, एएसआई, जिसको बोलते हैं सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो एक तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी पास
पास कर जाएगा। ये अभी एक तरह से देखा जाए तो अभी रिसेंट में मतलब एज ए प्रेजेंट इस पे काम किया काम किया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा। ये एक तरह से आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। वो हाइपोथेटिकल स्टेज है जब जो एआई इंसान से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, जो पोटेंशियली बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। इसका लोग बहुत सारा गलत उपयोग कर सकते हैं। सवाल ये है कि आपके हिसाब से इनमें से किस टाइप का एआई सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा? तो आप सोचिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस टाइप का एआई इसमें ज्यादा डोमिनेट करेगा। और अगर बात पढ़ने से जो देख के यही लगता है सुपर एआई जो है, जो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस है, ये बहुत आने वाले समय में बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा। इससे एक तरह से लोगों को बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है। तो अब है कि हम लोग जो कंक्लूजन निकालते हैं कि तीनों टाइप का जो एआई पढ़े हैं तो वो कौन कौन से पढ़े हैं। एएनआई जो प्रेजेंट में चल रहा है हमारे पास एआई है, जो एजीआई फ्यूचर एआई ह्यूमन लाइक, जो आने वाले समय में अभी इस पे काम चल रहा है, और ह्यूमन एआई जो ह्यूमन की तरह सोचता है। और एएसएलआई जो है, जो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जो है, ये एक तरह से बहुत ही ज्यादा डेंजरस माना जा रहा है और ये एक तरह से ह्यूमन को सरपास कर जाएगा। इसी वजह से जो एआई इंपैक्ट समिट हो रहा है हर एक जगह 2023 में शुरू हुआ है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो इसी चीज को टैकल करने के लिए हो रहा है, किस टाइप से हम लोग एआई से बच सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन डोमिनेट करेगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अक्सर लोग तो है कि ये तीन ही चीज को समझते हैं कि ये तीन तरह का एआई तीन तरह से काम करता है। किस तरीके से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर आता है मशीन लर्निंग। पहला तो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं। उसके अंदर आते हैं मशीन लर्निंग, थोड़ा सा मीडियम रेंज पे होते हैं। उसके बाद आते हैं सबसे छोटे में डीप लर्निंग, जो बहुत ही ज्यादा अंदर जाकर रिसर्च करके इसमें आते हैं। तो अब एमएल जो होता है मशीन लर्निंग, इसके अंदर सबसे छोटा फोकस सर्कल जो होता है वो क्या होता है? डीप लर्निंग, जो ह्यूमन का ब्रेन की तरफ मतलब एकदम ब्रेन की तरफ सोचता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, जिससे कि आपको इजिली कोई भी चीज को हैंडल करने में इजिली हो सकता है, आपको इजिली मिल सकता है। अब आते हैं कि एआई पेटेंट के बारे में। तो एआई पेटेंट में देख सकते हैं कौन सा देश कितना मतलब पेटेंट करवा कर रख चुका है एआई में, मतलब कौन कितना देश है। तो चाइना बहुत आगे है, यूएसए भी है, यूएसए सेकंड पोजीशन पे, साउथ कोरिया है, जापान है, जर्मनी है, यूके है, नीदरलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ताइवान है। ये सब जो देश है ये एआई के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा अपने आप को ये अपना देश को बहुत ज्यादा ही आगे ले जा चुका है, बहुत ज्यादा काबिलियत खुद को साबित कर चुका है। इसमें क्या है, चाइना तो टॉप पे है, लेकिन जो यूएसए है उसका क्वालिटी बहुत अलग लेवल का। यूएसए के पास बहुत ज्यादा अच्छा कंपनी है, उसके साथ 30% ज्यादा पेटेंट है। ये एक तरह देखा जाए तो एआई के क्षेत्र में रेस है कंट्रियों के बीच में। जिस तरह से चाइना और यूएसए के बीच में बहुत सारे वेपन को लेकर के हो जाता है, और फिर अभी जो जीडीपी वगैरह को लेकर के रेस चल रही है, उसी तरह से एआई पैटर्न को लेकर भी रेस चलती है देश की कंट्रियों के बीच में, जिसमें भी इसमें चाइना टॉप पे, यूएसए सेकंड पोजीशन पे, उसके साउथ कोरिया है। तो अब है कि जब एआई समिट जो हुआ, ये पहला जो फर्स्ट एआई समिट हुआ था वो कौन किया था? 1 नवंबर से 23 नवंबर किसके द्वारा होस्ट किया गया था? यूके के द्वारा होस्ट किया गया था। तो इसमें भी यही सारा बहुत सारे चीज को अपनाया गया था, किस टाइप से क्या रूल रेगुलेशन हो सकता है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकता है, किस टाइप से जॉब को प्रोटेक्ट किया जा सकता है एआई के थ्रू। तो यहीं से इसी समिट से निकल के आया था कि एआई जो है वो ह्यूमन के जॉब के जो जॉब है उसको खत्म कर सकता है। लेकिन अब बात आती है कि ह्यूमन को जॉब को किस टाइप से खत्म कर सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं इस पे। तो एआई जो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, मतलब 2 कीवर्ड होते हैं। एक सोवरेन एआई होता है, जिसका मतलब होता है देश अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा और उसको खुद मतलब किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। दूसरा होता है रेगुलेशन, जो रेगुलेशन एआई होता है, जैसे कि ईयू का हुआ, ईयू यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट हो गया। मतलब ये एक तरह से मिलिट्री हो चुका है। 93% एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना डाटा कंट्रोल टॉप प्रायोरिटी पे रखता है कि हाँ हम लोग खुद से ही डाटा कंट्रोल करेंगे। तो अब बात आते हैं कि सबसे बड़ा टेंशन ये होता है घबराने का, रिस्क क्या हो सकता है कि हमारा जॉब जो खतरे में जा सकता है, उसमें क्या कौन कौन सा जॉब है जो खतरे में जा सकता है। तो सबसे जो हाई रिस्क की बात करते हैं उसमें सबसे ज्यादा रूटीन जॉब होता है, जो रिपीटेड रहते हैं, जैसे कि कस्टमर केयर सर्विस हो गया, कॉल सेंटर वाला हो गया, डाटा एंट्री हो गया, बेसिक कोडिंग हो गया, टेली मार्केटिंग हो गया। एक तरह से देखा जाए तो इस सब के ऊपर थोड़ी सी रिस्क होती है सब जॉब। तो डाटा एंट्री कोडिंग हो गया और टेली मार्केटिंग। तो एक रिपोर्ट के अनुसार मतलब 50% जो एंट्री लेवल जॉब है वो ऑलरेडी एक तरह से अल्टर हो चुका है,
मतलब ऑटोमेटेड हो चुका है, एआई के थ्रू अब होने लगा है। ये सब जो जॉब है कस्टमर सर्विस, डाटा एंट्री, ये सब ऑलरेडी 50% ज्यादा एआई के थ्रू शिफ्ट हो चुका है। आप लोग जैसे देखते होंगे, आप लोग अभी मान लीजिए जो स्टूडेंट होंगे या फिर कोई कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदते होंगे आप लोग, तो वहां आप लोग देखते होंगे कि वहां पे आता है चैट विथ अस, चैट विथ अस करके लिखा रहता है वहां, या फिर चैट विथ एआई लिखा रहता है। मतलब समझिए कि आप चैट करते, पहले ये होता था कोई वहां पर्सन बैठा रहता, आप उसको मैसेज करते तो वो रिप्लाई देता था, लेकिन अब क्या है कि अब वो इनबिल्ट है, ऑटोमेटेड किया हुआ है कि आप कोई भी प्रॉब्लम पहले से उसमें फिट किया हुआ है कि हाँ कस्टमर को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वहां पर पहले से क्वेश्चन डाला हुआ, उसका आंसर डाला हुआ, आप जैसे ही उस क्वेश्चन को डालते हैं एआई तुरंत उस जो मतलब ऑलरेडी फिटेड क्वेश्चन है उसको आंसर है उसको तुरंत आपके सामने निकाल के रख देता है। तो एक तरह से देखने, एक तरह से एग्जांपल हो सकता है कैसे ये सब जॉब है ये हाई रिस्क जॉब में शामिल हो रहा है। लेकिन सब तो खत्म हो नहीं सकता, कुछ तो इसमें कम रिस्क वाला भी जॉब भी हो सकता है, मीडियम रिस्क जो हो सकता है। तो उसके ऊपर जब बात करते हैं तो एआई जो है सब का जगह तो ले सकता है, बल्कि एक आर्गुमेंट निकल के आता है, मतलब आपका कैपेबिलिटी को भी बढ़ा सकता है एआई। जैसे कि जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, जैसे सिंटैक्स हो गया, जैसे कोड लिखने का काम हो गया, आर्किटेक्ट बनाने डिजाइन पे फोकस करने का काम हो गया, क्योंकि एआई जो है उसका मदद तो करेगा ही, साथ में क्या कर सकता है उसमें, जैसे कि सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, ये आर्किटेक्ट हो गया, जैसे कि कोडिंग वगैरह हुआ, फिर डिजाइन करने का काम हुआ, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग एआई के थ्रू हेल्प ले सकता है कि हाँ हम इस टाइप के डिजाइन बना सकते हैं, उसमें क्या जो हमारे क्लाइंट है उसको किस टाइप का डिजाइन चाहिए, तो ये कर सकता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बना सकता है एआई के थ्रू, लीगल सपोर्ट कर सकता है, एचआर मैनेजिंग कर सकता है। तो एक तरह से जैसे कि एडिटर हो गया, तो अब एडिटर का काम क्या, कंटेंट क्रिएटर हो गया, तो क्रिएट क्या होता है, हम लोग जो ये कंटेंट बनाए हैं ये तो एआई के थ्रू ही बनाए हैं, लेकिन अब जो एआई के थ्रू कंटेंट बना लिए, लेकिन अब है कि हम वीडियो बना रहे हैं, उसमें लेक्चर बना रहे हैं, तो लेक्चर को एडिट जो करना है तो वो एआई कर नहीं सकता है, उसके लिए हम लोग को एडिटिंग सीखना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे कि अब एआई आया है कि एआई कंटेंट बना रहा है, तो आप एडिटिंग पे शिफ्ट कीजिए, तो खुद को आपको स्किल डेवलप करते रहना, खुद को इंप्रूव करते रहना होगा। और जो सेफ जॉब है जो जिसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, उसमें क्या क्या हो सकता है, हेल्थ केयर हो सकता है, स्किल ट्रेड हो सकता है, टीचिंग एंड मेंटोर हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, ये सबको ये एक तरह से एक प्रॉपर सेफ जॉब माना जा रहा है, क्योंकि इसको एआई कभी मतलब रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बिना, ह्यूमन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो अब है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एआई सिर्फ एक तरह से जॉब ही नहीं लेगा, बल्कि एक नया जॉब क्रिएट भी करेगा। अब क्रिएट क्या करेगा, एआई जो एथिक्स है उसको, जो एआई का नैतिकता है उसको क्रिएट करेगा, एआई एजेंट आर्किटेक्ट जो है उसको क्रिएट करेगा। तो अब है कि ये काम कैसे करेगा, तो जब ये इंश्योर करेंगे कि एआई सही काम कर रहा है, तो उसको डाटा सैनिटेशन स्पेशलिस्ट जो होता है वो क्या करेगा, जो डाटा को क्लीन करेगा ताकि एआई अच्छे तरीके से काम कर सके। ह्यूमन एआई इंटरेक्शन डिजाइन है, जो उसका वो क्या करेगा, वो जो ये डिजाइन करेगा उसको एआई के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, उसके ऊपर काम करेगा। एआई डिजाइन आर्किटेक्ट जो है ये क्या काम करेगा, एआई डिजाइन को मैनेज करने का काम करेगा। फ्यूचर में एक तरह देखा जाए तो एक तरह से मतलब ह्यूमन और मशीन का नहीं, बल्कि दोनों को साथ काम करने को लेकर के इस पे वर्क करना चाहिए इंसान को। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जॉब जा रहा है, हम जॉब जा रहा है तो हम इसके ऊपर काम करेंगे, अपना स्किल डेवलप करेंगे। तो अब है कि इसका सर्वाइवल कैसे हो सकता है, कैसे इसको सक्सेसफुली इसके ऊपर काम किया जा सकता है, जिसके लिए अब हम सबको स्किल अपनाना होगा। सबसे पहले इसको टेक्निकल फ्लुएंसी, मतलब आपको एक तरह से इंजीनियर बनने की जरूरत है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बेसिस को समझ करके, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो गया, एआई से सही सवाल पूछना और सही काम करवाना हो गया, एआई से सही सवाल पूछना, सही काम करवाना हो गया। दूसरा है डिजिटल लिटरेसी और डाटा फ्लुएंसी, डाटा को पढ़ना समझना और उसको किस टाइप का डाटा वो देता है उसको प्रभाव, मतलब कैसे उस पर काम किया जा सकता है उसको। तीसरा है सिस्टम थिंकिंग, मतलब पूरा सिस्टम को एक साथ देखने का नजरिया किस टाइप का आपका होना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझ के रहना चाहिए, इस तरह से हो जाता है सिस्टम थिंकिंग। ये इस तरह से आप खुद को डेवलप कर सकते हैं। अब मशीन लर्निंग में क्या है कि ये सब ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट रहता है, तो उसको सिस्टम थिंकिंग में टाइम नहीं लगता, वो कहीं उलझता नहीं, डायरेक्टली उसको फोकस रहता है कि हमको ये चीज करना है, तो मतलब यहीं से डाटा कलेक्ट करना, डायरेक्ट लाना।
और ह्यूमन में क्या होता है, ये सिस्टम थिंकिंग में क्या होता है ह्यूमन में, वो बहुत सारे आइडिया डेवलप करते हैं, तो उसका माइंड इधर जाता है इधर जाता है, तो उससे क्या होता है उसमें उलझने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब इसका फायदा क्या क्या हो सकता है, तो फायदा क्या हो सकता है, एक रिपोर्ट के अनुसार ये है कि जो एआई स्किल है, जो अपने आप को स्किल डेवलप कर रहा है, उसका 50% ज्यादा सैलरी भी बढ़ जा रहा है। जो भी जॉब है एमएनसी में जॉब कर रहा है, तो उसका 56% जो ज्यादा प्रीमियम वेजेज जो है वो बढ़ जा रहा है, मतलब उसका सैलरी में एक्स्ट्रा सैलरी बढ़ जा रहा है, जो अपने आप को खुद के एआई स्किल लेबर बना रहा है वो, और जो है वेजेज प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा हो रहा है। तो अब यहाँ पे है कि एआई एक तरह से कंपटीशन के तौर पे एआई को नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक तरह से compete करना चाहिए। एआई के साथ compete नहीं करना चाहिए, बल्कि एक तरह से एक साथ कोलिब्रेट करना चाहिए खुद को। इससे कोलिब्रेट करने से क्या होगा, एआई आपका पार्टनर बन जाएगा, आप उससे पार्टनर बन जाएगा और आपका वैल्यू बढ़ जाएगा मार्केट में, और मार्केट में वैल्यू बढ़ते हैं आपका डिमांड हाई हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो डोंट कम्पीट विथ एआई, कोलैबोरेट विथ एआई, मतलब एआई से मुकाबला नहीं करना है, इसके साथ सहयोग करके चलना है। तो आप बहुत अपनी लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ेंगे एआई के क्षेत्र में। तो अब एक क्विक समरी को हम लोग जब देखते हैं, तो क्विक समरी क्या हो सकता है, क्विक समरी ये हो सकता है शिफ्ट होगा, मतलब शिफ्ट मतलब कि जो बदलाव होता है एआई चैट से आपको को वर्कर बनना होगा, जो को वर्कर होता है वो बनना पड़ेगा। दूसरा क्या है, रिक्स है, मतलब रूटीन वाला जॉब जो उसको वो ऑटोमेशन हो रहा है, तो उसको आपको छोड़ करके खुद को स्किल डेवलप करना होगा। अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप एआई स्किल हो जाते हैं तो 50% ज्यादा आपका वेजेज जो है वो बढ़ जाता है, सैलरी हाइक हो जाती है। तीसरा क्या एक्शन है, बिल्ट इन ह्यूमन इन द लूप स्किल, मतलब कि स्किल बिल्ड करना होगा आपको, एआई के साथ मिलकर काम करना होगा। तो इस तरह से आपको रोज हर दिन आप स्किल शुरू करना चाहिए खुद को। तो अब ये एक तरह से देखिए टेबल दिखा रहा है कि एक समय एआई जो है किस टाइप से कहां थी, मतलब समथिंग 0 पॉइंट समथिंग पे 0.5 के अप्रोक्स थी एआई का सर्च इंजन जो थी, और ये धीरे धीरे लगातार 2005 से बढ़ते बढ़ते आज 2025 में बहुत आगे, लगभग 60% 70% के आसपास पहुंच चुकी है इसका सर्च, लोग इसका उपयोग करना शुरू कर दिए हैं। तो ये दर्शाता है कि लोग इसके बारे में जितना चाहते हैं उससे बहुत ज्यादा ये